गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 8 जून के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं 8 जून के सभी करंट अफेयर को, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? सेकेंड क्वेश्चन, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया और एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि इनके आंसर क्या हैं। तब तक हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर, आज के पहले करंट अफेयर पर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए फिलेमोन यांग। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं फिलेमोन यांग की। अब क्वेश्चन आएगा कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कैमरून से, जो कि एक सेंट्रल अफ्रीकी देश है। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं फिलेमोन यांग। इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वें सत्र का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि 79वें सत्र जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो 10 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 में अध्यक्ष कौन थे? तो 2023 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे एक डिप्लोमेट है जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के हैं? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो के एक डिप्लोमेट हैं। ओके, अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम क्या है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जो कि यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज और लॉ को बनाने का काम करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिलेमोन यांग। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये कैमरून से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आज आप सभी के लिए कंप्यूटर की ई बुक देखिए ओनली 29 रुपीज में अवेलेबल है। 15+ टॉपिक आपको यहां पर कंप्यूटर की ई बुक में कवर हो जाएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस ई बुक को अवेल कर सकते हैं। ओके, तो बिना देर किए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर कोई भी अदर डाउट होता है आपको, तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, उस पर कॉल करके आप अदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट घोषित किए गए? तो ये दोनों ही सेंचुरी की बात करें तो ये देखने को मिलेगी भारत के बिहार राज्य में। नागी पक्षी सेंचुरी और नकटी पक्षी सेंचुरी कहां पर है? भारत के बिहार राज्य में। ओके, तो बिहार में इन दोनों को ही हाल ही में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। रामसर साइट के बारे में आप सभी जानते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किसी भी प्लेस को रामसर साइट घोषित किया जाता है। देखिए, ऐसे प्लेस जो कि नदियों तालाबों के किनारे हैं, दलदली भूमियों के झीलों के किनारे हैं, ऐसे क्षेत्र काफी सारी स्पीशीज के उद्धार के लिए, काफी सारी स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। तो इन्हें इंटरनेशनली संरक्षित किए जाने के लिए किसी भी प्लेस को रामसर साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, ये बिहार की 3 रामसर साइट अब बिहार में हो गई है। पहले भी एक थी जिसकी हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो, कांवर झील। कांवर झील 2020 में बिहार में रामसर साइट घोषित की गई थी। और अब 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट घोषित किए गए, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। डन। पूरे इंडिया में इनको मिलाकर अब रामसर साइट हो जाती है 82। वर्तमान में भारत में 82 रामसर साइट है, याद रखिएगा। वैसे देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में 1971 में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था, इसीलिए ऐसे प्लेसेस को रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन कब और कहां हुआ, तो क्लियर हो जाना चाहिए, 1971 में ईरान में आयोजित किया गया था।
ठीक है, उद्देश्य आपको पता चल गया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2024 में भारत को 176 रैंक पर रखा गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इंडेक्स क्या है? तो देखिए, नाम से ही समझ जाइए कि इन्वायरमेंट के लिए किस देश ने कितना अच्छा काम किया है, इन्वायरमेंट के लिए किसी भी देश में पॉलिसीज कितनी अच्छी है, इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए उनके प्रयास कितने अच्छे हैं। इन अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2024 में 180 देशों की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें रैंक दी गई है। भारत का स्थान 176 है। अब एक और क्वेश्चन कि सर ये इंडेक्स या रैंकिंग निकालता कौन है? तो इस इंडेक्स को जारी करती है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है येल यूनिवर्सिटी। ओके, येल यूनिवर्सिटी का एक विभाग है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सेंटर। ये हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करता है। वैसे ये 3 इंडेक्स निकालता है। पहला तो ये हो गया, दूसरा इन्वायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग, और थर्ड क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग। इन 3 इंडेक्स को हर साल ये जारी करता है। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से है। तो 180 देशों को काउंट किया गया, भारत को 176 प्लेस पर रखा गया है। अब बात आएगी, सर इस इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन? तो देखिए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 3 रैंक की बात करें तो पहले पर है एस्टोनिया, दूसरे पर है लक्जमबर्ग और तीसरे पर है जर्मनी। भारत को रैंक दी गई है 176 और सबसे लास्ट रैंक पर 180 नंबर पर है वियतनाम। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंक की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आइसलैंड, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर फिनलैंड और भारत को रैंक दी गई 177। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग की बात करें 2024 की, तो इसमें एस्टोनिया फर्स्ट, फिनलैंड सेकंड, ग्रीस थर्ड, भारत को रैंक दी गई 133 और लाओस 180वें स्थान पर है इस रैंक में। ठीक है, तो निकालता कौन है? हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से है। कौन जारी करता है ये पता चल गया। शुरुआत की गई थी 2002 में। टोटल 2024 में 180 देशों को काउंट किया गया और भारत को रैंक दी गई 176। डन, आगे आ जाएं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो इन 4 देशों में से बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का मेंबर नहीं है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है दक्षिण अफ्रीका, तो ये इस अलायंस का मेंबर नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये अलायंस कब गठित हुई, क्या काम करती है? तो देखिए, अमेरिका के सैन डिएगो में हाल ही में एक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया था और यहां पर इंडिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ, इन 5 ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का निर्माण किया है। देखिए, कोविड के बाद आपने एक बहुत ही कैजुअल प्रॉब्लम देखी होगी कि बहुत सारे देशों के पास वैक्सीन या दवाइयां नहीं थी। तो अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई महामारी आती है, पेंडेमिक आता है, तो पूरे वर्ल्ड में दवाइयों की सुचारू रूप से, है ना, दवाइयों को अलग अलग देशों को भेजा जा सके, इसके एक नेटवर्क को तैयार करने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन शामिल है? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ। ठीक है ना, दवाइयों की सप्लाई को पूरे वर्ल्ड में बेहतर बनाना इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। डन। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून हो जाएगा यहां पर आंसर। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 8 जून को मनाया जाता है। अब पूरे वर्ल्ड में ओशियन को ह्यूमन एक्टिविटी से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ओशियन को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना वर्ल्ड ओशियन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अब थीम की बात करें तो अवेकन न्यू डेप्थ,
2024 में वर्ल्ड ओशियन डे की थीम है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या है, कब मनाया जाता है। अब बात आती है कि पहली बार कब मनाया गया। तो देखिए सबसे पहली बार कनाडा इंटरनेशनल सेंटर, जो कि कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, और कनाडा के ही ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, इन दोनों ने रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है, यहां पर जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें डिमांड की थी कि भैया वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाना चाहिए। उस वक्त तो इनकी डिमांड पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आगे चलकर यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली 2008 में पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया। कब मनाया जाता है, तो यह हर साल 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब 8 जून को एक और अदर डे भी याद रखिएगा, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डिसीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद आइए 7 जून 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई द्विवार्षिक नीति के अनुसार वर्तमान में रेपो रेट क्या है। तो देखिए रेपो रेट क्या होती है पहले ये समझिए। तो वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उधार देता है, ऋण प्रदान करता है। अब यहां पर समझिएगा, अगर रेपो रेट ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक उधार कम लेंगे, और अगर रेपो रेट कम है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ज्यादा लेंगे। अब देखिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा 7 जून 2024 को द्विवार्षिक नीति अनाउंस की गई है, और इसके अनुसार भारत में रेपो रेट 6.5% है। वैसे पिछले काफी समय से भारत की रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। कितनी है, 6.5%। क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धियों के लिए दिलीप बोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। पहली चीज, दिलीप बोस अवार्ड किसे दिया जाता है, तो ये टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने हाल ही में 2024 के लिए इस अवार्ड की घोषणा की है, जो कि नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को संयुक्त रूप से दिया गया। यहां पर यह याद रखिएगा कि पहले अभी तक ये केवल पुरुषों को ही दिया जाता था, लेकिन पहली बार है कि इस अवार्ड से किसी महिला कोच को सम्मानित किया गया। तो दिलीप बोस अवार्ड, ठीक है, टेनिस के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को दिया गया। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं रोहिणी लोखंडे और नरसिंह की। रोहिणी लोखंडे को तो पहली बार मिला है, पहली महिला जिसे यह अवार्ड मिला, लेकिन नरसिंह की बात करें तो इन्हें यह जो पुरस्कार है ये 11वें कोच हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, और महिलाओं में रोहिणी लोखंडे को पहली बार दिया गया। ठीक है, भारत और कतर के बीच में निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया। देखिए वैसे ऐसी बैठक पूछी नहीं जाती, लेकिन ये पहली है, इसीलिए आप याद रखिए। तो भारत और कतर के मध्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। उद्देश्य क्या है, तो भारत और कतर के मध्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। ओके, इजी था। आगे आइए, शेख सबा खालिद अल सबा को किस देश का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। तो शेख सबा खालिद अल सबा ये क्राउन प्रिंस नियुक्त किए गए हैं कुवैत के। आंसर हो जाएगा कुवैत। देखिए कुवैत के जो आमिर है, अब आमिर क्या होता है, तो कुवैत में आमिर राज्य का मुखिया होता है। इस पद पर वर्तमान में शेख मेशल अल अहमद अल जाबेर हैं। इन्होंने हाल ही में कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया है शेख सबा खालिद अल सबा को। तो अब क्राउन प्रिंस हो गए कुवैत के कौन, शेख सबा खालिद अल सबा, और कुवैत के अमीर कौन हैं, तो ये हैं शेख मेशल अल अहमद अल जाबेर। थोड़े से टफ नाम है क्योंकि सऊदी के देशों से आते हैं ये लोग, तो अरब देश हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नाम हमें टफ देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। डॉक्टर AJT जॉन सिंह का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डॉक्टर AJT जॉन सिंह की बात करें तो यह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने क्या बोला है,
AJT जॉन सिंह, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित व्यक्ति हैं। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद 78 वर्ष की आयु में इनका बेंगलुरु में निधन हो गया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, काफी सारी स्पीशीज को संरक्षित करने के लिए इन्होंने उन पर रिसर्च की है। जैसे अगर हम देखें तो एशियाई हाथी, एशियाई शेर, नीलगिरी तहर, है ना, जो कि दक्षिण भारत में पाया जाता है। कमेंट में बताना कि नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है, कमेंट में बताना, ठीक है। तो इनके संरक्षण के लिए इन्होंने रिसर्च की है। तो काफी फेमस व्यक्ति है, काफी सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। हालांकि अवार्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 2004 में इन्हें सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजी ने विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया था और वन्य जीवों के लिए आजीवन सेवा के लिए 2004 में इन्हें कार्ल जिस वन्य जीव संरक्षण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, तो इनका नाम है डॉक्टर AJT जॉन सिंह। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। हाल ही में 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। डन। तो यहां पर 8 जून के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है ये? तो ये है पेरू। आंसर हो जाएगा आंसर सी, यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश। सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये भारत और फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो संयुक्त रूप से लॉन्च करने वाले हैं संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा को। ओलेग कोकोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए, किस देश से इनका संबंध है? तो इनका संबंध है रशिया से। हाल में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई? तो पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू की बात करें तो यह खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 5 आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने की घोषणा की। 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कल हमने बात की थी, कौन शामिल नहीं है? फ्रांस। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? तो इसे जारी किया है यूनेस्को ने। 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा मेजबानी? ये करेगा 2025 में इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको। कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा? ये कौन है? नीदरलैंड। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? चर्चित डंकी मार्ग निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो डंकी मार्ग ये यूज किया जाता है वर्ड इलीगल माइग्रेशन के लिए। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने पढ़े थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि कल के सेशन में मैंने आपको दिए थे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ब्राटिस्लावा किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो ये स्लोवाकिया की कैपिटल है जो कि यूरोपीय देश है। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो ये कौन है? बिल्किस मीर। ठीक है। मिड वीडियो में मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर रूपाली का बिल्कुल सही आंसर आया है। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं मिड वीडियो के मिलाकर, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है कोर्स ऑफ द डे की, वहां जाकर आप कंप्यूटर की ई बुक को इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट डे के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।